भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली केदारनाथ धाम में पहुंच गए हैं और अब कल यानी कि 17 मई को बाबा केदार के कपाट खोल दिए जाएंगे और इसके लिए देवस्थानम बोर्ड ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। कोरोना महामारी के कारण बिना भक्तों के ही कपाट खुलेंगे। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया है, लिहाजा भगवान केदारनाथ के कपाट सादगीपूर्वक खोले जाएंगे, बहुत कम लोगों की मौजूदगी में। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली के साथ चल रहे भक्तों, तीर्थ पुरोहितों और देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों के रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। तो बाबा केदार के कपाट कल खुलने हैं, लेकिन आम श्रद्धालुओं को फिलहाल इजाजत नहीं है दर्शनों की, पूजा अर्चना की। कोविड काल की वजह से चारधाम यात्रा स्थगित की गई है। तो बाबा केदार के जो कपाट हैं वो कल खुलने हैं 17 तारीख को। और अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अक्षय तृतीया के मौके पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। तो कुछ धामों के कपाट खुल गए हैं, कुछ के खुलना बाकी है, यानी कि बद्री विशाल और बाबा केदार के धाम के कपाट खुलने बाकी हैं। सबसे पहले यमुनोत्री धाम के कपाट 14 मई को खोल दिए गए। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, अक्षय तृतीया का मौका था और उस मौके पर कपाट खुले। खुद साक्षी बने इस अवसर के सीएम तीरथ सिंह रावत। कहा कि देश विदेश से आने वाले सभी श्रद्धालुओं को बधाई। सीमित संख्या में तीर्थ पुरोहित और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कपाट खोले गए। सबसे पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की यहां की गई। कपाट खुलने के दौरान इस साल भी श्रद्धालु मौजूद नहीं रहे और लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ है जब कोरोना संक्रमण की वजह से भक्तों की गैर मौजूदगी में कपाट खुले। दूसरी तस्वीर है मां गंगोत्री धाम की। तो गंगोत्री धाम के कपाट भी खोल दिए गए और शनिवार के दिन यानी 15 मई को कपाट खोले गए। कोरोना संक्रमण के चलते देश भर में लॉकडाउन और पाबंदियां हैं, इस वजह से सिर्फ पुजारियों ने ही मां गंगा की डोली निकाली। 7:30 बजे सुबह मां गंगा की डोली गंगोत्री धाम में पहुंची थी। तीसरी तस्वीर बाबा केदार के दर की है, जहां पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली पहुंच गई है। अब 17 तारीख को यानी कि कल के दिन बाबा केदार के कपाट खोल दिए जाएंगे और व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। कोरोना महामारी का सीधा सीधा असर है यात्रा पर, लिहाजा कार्यक्रम बहुत छोटा सा होगा, बहुत कम लोगों की मौजूदगी में कपाट खोले जाएंगे। उत्तराखंड के चारों धामों में से गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। केदारनाथ धाम के कपाट कल खुलने वाले हैं, तो वहीं भगवान बद्री विशाल के कपाट 18 मई को सुबह 4:15 पर ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाएंगे, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड में चारों धामों की यात्रा शुरू हो जाएगी। हालांकि कोविड-19 के चलते किसी को भी भगवान बद्री विशाल, केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम आने की अनुमति नहीं है, तो आम श्रद्धालु फिलहाल आ नहीं पाएंगे। लेकिन धामों के कपाट खुल गए हैं और सब अब यही प्रार्थना कर रहे हैं घरों में रहकर कि जल्द से जल्द ये संक्रमण काल खत्म हो, जल्द से जल्द ये कोरोना उनकी जिंदगियों से दूर जाए, ताकि वो अपने आराध्य के पास जा सकें, बाबा केदार, बाबा बद्री विशाल, गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन कर पाएँ, चारों धामों में जा पाएँ। लोगों की ख्वाहिश होती है, लोग इंतज़ार करते हैं कि कब कपाट खुलेंगे और उसके बाद वो कब दर्शन करेंगे। लेकिन इस बार लोगों का जो इंतज़ार है वो थोड़ा लंबा हो गया है और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कपाट कब खुलेंगे। फिलहाल अनिश्चित काल के लिए ही कपाट बंद है, कुछ महीनों के लिए ही धामों के कपाट खुलते हैं। शीतकाल के लिए बर्फबारी के चलते कपाट बंद कर दिए जाते हैं। और खबर पर हमारे संवाददाता रवि कैंतोरा हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, 2 धामों के कपाट खुल गए हैं, 2 धामों के कपाट खुलने बाकी हैं। स्वाभाविक है श्रद्धालुओं में मायूसी, क्योंकि इस बार वो साक्षी बन नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्या इंतजाम प्रशासनिक वहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए राजीव, क्योंकि 2 धामों के कपाट खुल गए हैं और अब 17 तारीख को भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुल जाएंगे। 18 तारीख को बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने के बाद 4 धाम यात्रा विधिवत शुरुआत हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से कोविड काल है, तो इस वक्त जो है श्रद्धालुओं के लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए पूरी तरीके से पाबंदी है, वहाँ पर जाकर कोई भी दर्शन नहीं कर सकेगा। लेकिन जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात है और इन चारों धामों के दर्शन श्रद्धालु अपने घर बैठे कर सकें, इसके लिए व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। पर्यटन मंत्री ने अधिकारियों को ये निर्देशित किया है कि वो ऑनलाइन ऐसी व्यवस्था बनाएं कि लोग वर्चुअली जो है इस पूजा पाठ में
शामिल हो सकें और अपने आराध्य का जिस तरीके से लोग चार धाम जाने की बात करते हैं तो वो घर बैठे ही इस कोविड काल में घर से ही दर्शन कर सकें। तो इसको लेकर व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि लोग ऑनलाइन और वर्चुअली माध्यम से जुड़ सकें। हालांकि जो पंडा समाज है और जो पुरोहित हैं और जो स्टाफ है वो वहाँ पर ज़रूर रहेगा और जो पूजा अर्चना है वो विधिवत तरीके से चलती रहेगी। तो इन सब चीज़ों को अब शुरुआत कर दिया गया है। 2 धामों के कपाट खुल चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से पिछले साल की अगर हम बात करें राजीव, तो पिछले साल भी इसी तरीके से यात्रा पूरी तरीके से कोविड ने प्रभावित की, लेकिन जो दूसरी लहर है वो इस बार और ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा चिंताजनक है। तो ऐसे में अभी तो फिलहाल ऐसा ही निर्णय लिया गया है कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से श्रद्धालुओं पर जो है पाबंदियाँ रहेंगी। पिछली बार जो स्थानीय लोग थे, जो जिलों के लोग जुड़े हुए थे, उनके लिए बाद में यात्रा खोल दी गई थी, लेकिन अभी जो है फिलहाल इस पर भी विचार अभी किया जा रहा है। तो देवस्थानम की बोर्ड से तमाम तैयारियां हैं। चारों धामों के कपाट आज खुलते ही पूरी 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। 2 धामों के कपाट खुल गए हैं और वहां पर भी जो पूजा अर्चना है वो शुरू हो गई है। तो लोगों से भी अपील है कि वो घर बैठे वर्चुअली जो है भगवान केदारनाथ, भगवान बद्रीनाथ जी, माँ गंगा और माँ यमुना के दर्शन कर सकेंगे। तो इसको लेकर व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। लोग दर्शन कर सकेंगे, यानी कि वर्चुअली दर्शन कर सकेंगे। ये व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है। आप अभी हमारे साथ बने रहे, आगे आपके पास लौट रहे हैं। तो चारों धामों से 2 धामों के कपाट खुल गए। 2 धामों की यानी कि बाबा केदार का दर और बाबा बद्री विशाल का दर खुलना बाकी है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कोरोना के बीते 24 घंटों में 5,654 नए मामले सामने आए। कोरोना के वजह से 197 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड 197 लोगों की जान चली गई है। अब इसमें राहत की बात यह है कि 4,806 मरीज ऐसे भी हैं जो पूर्णतः स्वस्थ हुए 24 घंटे में। लेकिन बात अगर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की करें, पहाड़ी जिलों की करें, तो हालात बेहद खराब हैं। पर्वतीय जिलों में 9 जिलों में अब तक 656 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मौतें पौड़ी जिले में हुई। संक्रमण की वजह से 215 लोगों की जान जा चुकी है। अब जिलेवार जो आंकड़े आए हैं उन पर जरा नजर डाल दीजिए। जिलेवार आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा केसेस आए हैं जो है, अगर बात करें तो उसमें देहरादून ही आ गए, लेकिन टिहरी से जो केस आए वो 405 है। उत्तरकाशी पहाड़ी जिला 428 नए केस आए। अल्मोड़ा में 339 केस आए। चमोली में 215 केस। पौड़ी में 482 केस, 500 के बेहद करीबी आंकड़ा। पिथौरागढ़ में 246 केस। रवि कैंतोरा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, ये तो बहुत चिंता में डाल देने वाली बात है कि पहाड़ों में इतने केसेस आ रहे हैं। सवाल ये है कि ये जो टेस्टिंग हो रही है, ये टेस्टिंग किन माध्यमों से हो रही है? क्या ये मोबाइल टेस्टिंग वैन है उससे टेस्टिंग हो रही है, या पहाड़ के जो लोग हैं वो मैदानों में आ रहे हैं टेस्टिंग करने के लिए, या पहाड़ों में भी कुछ कुछ जगहों पर टेस्टिंग हो रही है? बिल्कुल, देखिए राजीव, इसमें हकीकत यह है कि पहाड़ के कुछ गांव में टेस्टिंग हुई है, जहां पर हमें ये देखने को मिला है कि वहां पर ज़्यादातर लोग बीमार हैं और पूरे गांव में कुछ ना कुछ परिवारों के सदस्य जो है बीमार हुए हैं। तो ऐसे में कुछ टीमें गई थी और उन टीमों के द्वारा सैंपलिंग की गई है और वहाँ से जो है कुछ पॉजिटिव केसेज जो है सामने आए हैं। लेकिन जिस तरीके से आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, पहाड़ में जो टेस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा कम है और जो मोबाइल टेस्टिंग वैन की बात की गई थी वो भी अब बहुत कम जगह पहुँच रही है। ऐसे में जो सुविधाएँ पूरे पहाड़ के लिए शुरू की जानी थी वो नहीं हुई, लेकिन उसके बाद भी आंकड़ा बढ़ रहा है। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि पहाड़ों में कोरोना तेजी के साथ फैल रहा है। जो पूरी तैयारियां होनी चाहिए थी वो पूरी तैयारियां नहीं है और 9 पर्वतीय जिले जिस तरीके से लगातार यहां पर कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ये बेहद चिंताजनक है। क्योंकि इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि पहाड़ों में अस्पताल दुरुस्त नहीं है और ऐसे में इस कोरोना काल में अगर जिस भी तरीके की दिक्कतें लोगों को होंगी तो ना तो सड़क मार्ग दुरुस्त है, ना ही अस्पताल दुरुस्त है और ना ही अस्पताल नजदीक है। तो ऐसे में आने वाले समय में बहुत ज्यादा चिंता जो है पैदा हो सकती है उत्तराखंड के इन 9 पर्वतीय जिलों में, क्योंकि जो मैदानी जिले हैं यहाँ पर अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है। हालात कैसे इस वक्त वहां पर हैं, आंकड़ों में कितना दिख रहा है वो हम सब जानते हैं कि आंकड़ों में जो दिख रहा है, जो परिलक्षित है वो तो कुछ भी नहीं है, वो बहुत कम है। हालत उससे ज्यादा खराब है क्योंकि टेस्टिंग ही नहीं है। जब टेस्टिंग नहीं है तो कहां से जो आंकड़ा आएगा वो सामने आएगा? अस्पतालों की हालत क्या है वो सबके सामने, डॉक्टर है या नहीं ये सब जानते हैं कि कुछ भी नहीं है, कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है। क्या देहरादून में इस संबंध में कोई बैठक होने जा रहे हैं कि पहाड़ी जिलों के लोगों को बचाना भी तो एक उनका लक्ष्य होना चाहिए? पहाड़ी जिलों के लोगों को कैसे बचाया जाए, इसको लेकर कोई बैठक देहरादून में या नहीं? जी देखिए राजीव, अगर बात करें तो अभी कोई ऐसी बैठक तो नहीं है जिस पर सिर्फ पहाड़ी जिलों पर फोकस किया जाए, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए पहाड़ी जिलों पर सरकार का फोकस है कि किस तरीके से वहाँ पर आंकड़ों को कम किया जा सके। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि टेस्टिंग की जो क्षमता है वो पहाड़ों में बढ़ाई जाए, ताकि लोग जितने भी वहाँ पर बीमार हैं, जिनको भी कोई दिक्कतें हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो कि वो कहाँ जाएँ टेस्ट कराने। तो इसके लिए लगता है कि अब हर एक गाँव में जाकर होम कलेक्शन की व्यवस्था सरकार को दुरुस्त कर देनी चाहिए। और इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो अस्पताल
अस्पताल हैं वहां पर भी पहाड़ों में बेड्स को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें देहरादून लेकिन की तो रवि, एक देहरादून में सिर्फ सवाल ये उत्तराखंड है ही कि नहीं अगर बल्कि अभी बाहरी आज हमारे तक जो भी पड़ोसी टेस्टिंग की जो व्यवस्था न कर पाए तो ये तो सीधे सीधे सरकार का फेलर है। कोरोना काल को दस्तक दिए हुए सालों बीत चुके हैं, पूरा 2020 का साल हमने गंवाया, 2021 भी उस तरह से जा रहा है और अब टेस्टिंग की व्यवस्था ना कर पाए तो सीधा सीधा सवाल पर सरकार पर प्रश्न चिन्ह है। निश्चित तौर पर राजीव, और यही वजह है कि अब पहाड़ों पर जिस तरीके से कोरोना बेकाबू होता चला जा रहा है, यही वजह है कि वहां पर अब लोगों के पास जो है सुविधाएं नहीं है, लोग घबराए हुए हैं। लोगों को ये लग रहा है कि अगर कोरोना यहाँ पर होता है तो किस तरीके से अपने आप को अस्पताल पहुंचाएंगे, किस तरीके से उन्हें सुविधाएं मिलेंगी। तो अब बहुत ज़रूरी है कि इन पर्वतीय जिलों पर खास फोकस किया जाए। भले ही सरकार ने प्रभारी मंत्री ज़रूर नियुक्त किए हैं, हर एक 13 जिलों के अगर हम बात करें तो वहाँ पर 13 ही जिलों में जो है प्रभार दिया गया है मंत्रियों को, लेकिन इसके साथ ही बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की आवश्यकता है और तमाम चीज़ों की आज आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि पहाड़ जो सुरक्षित माने जा रहे थे, एक ऐसा माना जा रहा था कि जो शहरों से भी लोग अपने पहाड़ों में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने घरों में हैं, लेकिन वहां पर भी कोरोना का संक्रमण है, ये संक्रामक बीमारी है और अगर ये वहां पर फैलती है तो बहुत ज्यादा दिक्कतें वहां पर जरूर होंगी। तो ये कह कर थक गए हैं कि कुछ व्यवस्था पहाड़ों में कर दीजिए, लेकिन ये व्यवस्था न पहले की गई न की गई है। हाँ, भाषणों की बात करें या मीडिया के सामने आकर कहें तो मंत्री जरूर ये बात कहते हैं, लेकिन स्थितियां बहुत खराब हैं पहाड़ों में। पहाड़ों में हर एक घर में कहीं ना कहीं लोगों में इस तरह के सिम्टम्स अब दिख रहे हैं। लोग वहां बेचैन है, परेशान है, न टेस्टिंग है, न डॉक्टर है, न अस्पताल है, बस सामने सबको दिखाई दे रही है तो वह है मौत। बहुत शुक्रिया रवि आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कोटबार से खबर, वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की एक कोशिश और कोविड-19 से लड़ने के लिए हरक सिंह रावत 150 ऑक्सीजन सिलेंडर भेजेंगे। एक अच्छी कोशिश, अच्छी पहल। 150 ऑक्सीजन सिलेंडर भेजेंगे पौड़ी में और रुद्रप्रयाग, दोनों ही जिलों के लिए ये ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे जाएंगे। 150 ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे जाएंगे कोटद्वार बेस अस्पताल से पौड़ी चिकित्सालय, श्रीनगर बेस हॉस्पिटल और रुद्रप्रयाग जिला चिकित्सालय के मरीजों को लाभ मिलेगा। और आज सुबह 10:30 बजे वन मंत्री डिफेंस कॉलोनी से ये 150 ऑक्सीजन सिलेंडर भेजेंगे। तो 150 ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे जाएंगे, लेकिन इनका इस्तेमाल कौन करेगा? क्या टेक्नीशियन है ऊपर पहाड़ों में? क्या डॉक्टर्स हैं पहाड़ों में? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर? पिथौरागढ़ में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार तैयारियों में जुटा है। कोरोना का संक्रमण अब बच्चों में फैलने की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग कॉलेज में बच्चों के लिए 100 बेड का अस्पताल तैयार करना शुरू कर दिया है। और उसमें आपको बता दें कि जो पैराटिशियन है वो नियुक्त कर दी गई हैं और अब वायरल की जगह बुखार जुकाम की शिकायत आ रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीश पंत ने बताया कि आने वाले समय में वायरस अपना स्वरूप बदलता है और बच्चों में संक्रमण फैलता है। बच्चे अगर संक्रमित होते हैं तो उनको भर्ती किया जाएगा। बेस हॉस्पिटल में बेड्स बढ़ाए गए हैं, 450 बेड्स की संख्या की गई है और अस्पतालों का चयन हो चुका है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी चल रही है और कुछ ही समय में हम लोग 50-50 बेड के कोविड सेंटर डेडिकेटेड वहाँ खोल देंगे और अस्पतालों का चयन हो। धारचूला से इस वक्त ये बड़ी खबर, धारचूला में कोरोना की वैक्सीन खत्म हो गई है। 18 साल से लेकर 45 साल के लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और धारचूला में कोविड वैक्सीन खत्म हो गई है। वैक्सीन नहीं पहुंचे तो वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो सका। दूसरी तरफ आपने एक बयान कल सुना होगा मुख्यमंत्री का, जिसमें कहा गया कि वैक्सीनेशन चल रहा है, वैक्सीन खत्म हो गई और ये भी दावा किया जा रहा था कि वैक्सीन की कमी भी नहीं है, वैक्सीन लगातार मंगाए जा रहे हैं। तो सवाल ये कि वैक्सीन खत्म कैसे हो रही है, वैक्सीन खत्म हो कैसे रही है? वैक्सीन की कम डोजेस बचने पर जानकारी मिल जानी चाहिए थी, शायद जानकारी दी भी गई होगी, लेकिन वैक्सीन पहुंची नहीं, यानी डोजेस खत्म होनी नहीं चाहिए थी। ये एक सिलसिला, एक प्रोसेस जो लगातार चलना चाहिए था कि जैसे खत्म होने वाली हो उससे पहले सूचित कर दिया जाए और नेक्स्ट जो खेप है वो पहुंच जानी चाहिए थी, लेकिन वैक्सीन होगी तब तो पहुंचेगी। स्थितियां ये, धारचूला में वैक्सीन खत्म हो गई है। पिथौरागढ़ में कोरोना की वैक्सीन की किल्लत है। बागेश्वर अल्मोड़ा जिले से अब उधार मांगकर वैक्सीन ला रहा है स्वास्थ्य विभाग। अब स्थितियां क्या है कि वैक्सीन उधार मांगे जा रहे हैं, दूसरे जिलों से मांगे जा रहे हैं, जबकि उन जिलों पर भी अपने आप में बहुत दबाव, उन जिलों में भी जो आबादी है वो अच्छी खासी है, वैक्सीन पहले ही उसकी डोजेस कम मिल रहे हैं और ऐसे में ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि वैक्सीन की किल्लत है। पिथौरागढ़ जिले में कोविड वैक्सीन की किल्लत है। धारचूला में हमने आपको बताया कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है और पिथौरागढ़ में अब अल्मोड़ा से, बागेश्वर से मांगी जा रही है। वहां पर अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है कि वैक्सीन खत्म हो गई, वैक्सीन दे दीजिए।
सीएम तीरथ सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग में कोविड केयर सेंटर और जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। सीएम रावत ने कहा कि कोरोना रोकने के लिए संसाधन जुटाए जा रहे हैं। सीएम रावत ने कहा कि ऋषिकेश और हल्द्वानी में 500 बेड का अस्पताल तैयार किया जा रहा है। बताया कि केंद्र से राज्य सरकार को 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, पीपीई किट और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध है। वेंटिलेटर से लेकर के तमाम सारी चीज़ें भारत सरकार समय समय पर हमें उपलब्ध करा रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर समय हफ्ते 10 दिन में पूरी तरह से संज्ञान लेते हैं और जो आवश्यकता होती है उसके बारे में पूछते हैं और वो पर्याप्त मात्रा में होता भी। अभी केंद्र के द्वारा DRDO की ओर से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जी के माध्यम से हमको ऐसे 500 बेड के 2 हॉस्पिटल तैयार होना है, जिसमें प्रदेश सरकार का भी पूरा योगदान है। और वो एम्स ऋषिकेश में 500 ऐसे ही आपका हल्द्वानी के अंदर, जिनको दोनों जगह में देख के भी निरीक्षण भी किया, बहुत जल्दी ही 2-4 दिन में तैयार हो जाएंगे। देश में कोरोना महामारी को रोकने के लिए कई समाजसेवी संस्थाएं आगे आ रही हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के आग्रह पर पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में कोरोना के खिलाफ जंग में जिला प्रशासन की मदद करेगा। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार जिले में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना के मरीजों को दिव्य कोरोनिल किट मुहैया करवाने जा रहा है और इसकी शुरुआत भी हो गई। हमारा जो है जितने भी होम आइसोलेशन में जो पेशेंट्स अपने घरों में रहते हैं, उनको जो है हम लोग होम आइसोलेशन किट वितरण करते हैं। इसमें बेसिक दवाइयों, पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह रख करके देने का प्रक्रिया है। इसमें अभी पतंजलि की ओर से कोरोनिल किट भी जो है आज वितरण करने के लिए 2000 किट हमें उपलब्ध कराया है। तो हम लोग होम आइसोलेशन वाला जो पेशेंट्स है उनको ये वितरण करेंगे। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी में पहुंचे और मसूरी पुलिस नगर पालिका, आशा कार्यकर्ता और स्वच्छता कर्मचारियों को मास्क, सैनिटाइजर वितरित किए। वहीं सभी से कोविड के नियमों का पालन करने का आग्रह किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी की स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। बताया कि मसूरी के उप जिला चिकित्सालय और देहरादून कैंट हॉस्पिटल के लिए 1 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं और ऑक्सीजन प्लांट 102 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। 25 छोटे सेंटर हमने यहाँ पर भेजे हैं, उनसे हम इसको रन कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग रन में क्योंकि हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, हॉस्पिटल में और उसका विकास करेंगे, तो इसलिए मैंने अपने प्रयासों से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जब भी मैं उनके लिए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उनके पास गया, उन्होंने मुझे ना नहीं किया है। 500 की सेंक्शन मसूरी के लिए मिल गई है और 500 की सेंक्शन देहरादून के कैंट के लिए उन्होंने मुझे दी है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि 2 करोड़ रुपया उसमें लगेगा, 1 करोड़ यहाँ लगेगा, 1 करोड़ वहाँ लगेगा। पौड़ी के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और इस पर प्रभावी रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों के बीच ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि प्रशासन की तरफ से पौड़ी के अलग अलग ब्लॉकों के 13 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की योजना तैयार की गई। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको बता दें कि टफ ज्योग्राफिकल कंडीशंस में, यानी कि जो विकट भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वहां पर कैसे ऑक्सीजन प्लांट को रखा जाएगा, इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। कोरोना संक्रमण मामले बढ़ने के बाद कई इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। बागेश्वर जिले के लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस परिसर में बने कोविड जांच केंद्र में साफ सफाई की व्यवस्थाएं चरमराए हुए हैं। इस सेंटर के आसपास गंदगी का अंबार है। एंटीजन टेस्ट कवर, पीपीई किट्स खुले में पड़े हैं। संक्रमण को फैलाने का खतरा यहां पर संक्रमण के फैलने का खतरा हर वक्त बना हुआ है। मसूरी में प्रशासन ने मेडिकल स्टोर्स पर बड़ी कार्रवाई की और मेडिकल स्टोरों पर बिना एमआरपी के बिक रहे ऑक्सीमीटर को जब्त किया। खाद्य पूर्ति, विधिक माप विज्ञान विभाग और प्रशासन की टीम ने मिलकर मसूरी के मेडिकल, राशन और सब्जी विक्रेताओं की दुकानों पर छापेमारी की। वहीं राशन विक्रेताओं को सरकार की ओर से राशन उपभोक्ताओं को योजना के तहत दिए जाने वाले राशन देने के निर्देश भी दिए। और अब एक अच्छी खबर, उत्तराखंड के कैडर के आईएएस ऑफिसर सेंथिल पांडियल को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिली है।
केंद्रीय कार्मिक विभाग की जारी सूची के मुताबिक सेंथिल को आयुष मंत्रालय में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। पांडियन केंद्रीय मंत्रालय में 5 साल की अवधि या अग्रिम आदेशों तक काम करेंगे। 2002 बैच के आईएएस पांडियन को अगस्त 2019 में केंद्र सरकार में डिप्यूटेशन के लिए सूचीबद्ध किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हरिद्वार के बैरागी कैंप में किए गए अवैध निर्माण को प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया और कार्रवाई करने पहुंची प्रशासन की टीम को साधु संतों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार के बैरागी कैंप में निर्मोही, दिगंबर और निर्वाणी तीनों ही बैरागी अखाड़ों के साधु संतों ने पक्के अवैध निर्माण खड़े कर दिए थे, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई की है।